A very good morning to all of you, please. Sarvodaya Namaskar. Once again, I'm here. Today, I have bring a new lesson for you. In today's class, in today's session, I'm going to teach the next lesson from the book of English Supplementary Reader. Supplementary Reader, chapter number 5. I think I don't have remember the particular number of this lesson, but I think this is the fifth number story from your English Reader or Supplementary Reader book. Okay, ये है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच लेसन ये पढ़ना है। और लेसन का नाम दिया हुआ है, हेडिंग जिसको हम कहते हैं वो लिखा है एक्सेप्टेंस स्पीच। सबसे पहले इसी को डील करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि जो कोई स्टोरी होता है उसके हेडिंग से ही आधा स्टोरी समझ में आ जाता है। इसलिए स्टोरी का मीनिंग आपको पता चलना चाहिए, स्टोरी का क्या कहना है ये पता चलना चाहिए। तो स्टोरी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिख रहा है एक्सेप्टेंस स्पीच। क्या लिख रहा है? एक्सेप्टेंस स्पीच। मतलब ये स्पीच है और कब दिया गया? व्हेन समथिंग ही और सी इज रिसीविंग। जब कोई चीज़ कुछ रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जब अपने स्पीच को डिलीवर करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच। क्लियर? अब इस स्पीच में आप पढ़ेंगे, ये हमारी है ऑंग सान सू की जो प्रेजेंट राइटर है इस लेसन के। एक्चुअली में यही वो मोहतरमा है जिनको कोई अवार्ड मिलना था और उसी अवार्ड फंक्शन में ये जो डिलीवरिंग स्पीच है उसको एज अ चैप्टर आपको बुक में आपके सिलेबस में दिया गया है एक्सेप्टेंस स्पीच के नाम से। यही वो मोहतरमा है, यही है ऑंग सान सू की। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑंग सान सू की born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activities and leader of the National League for Democracy in Burma, and she won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for freedom of thought in 1909 and the Nobel Peace Prize in 1991. Aung San Suu Kyi was born on 19th of June in 1945 at Rangoon is a very small town in Burma. Burma एक कंट्री है, वहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसको रंगून के नाम से जानते हैं। और इस रंगून नाम की जगह पे ये मोहतरमा का जन्म हुआ था 19 of June 1945 को। इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि ये जो मोहतरमा है ऑंग सान सू की वो एक डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थी। डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट मतलब आप समझ सकते हैं संवैधानिक क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति, मतलब संविधान में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति और उससे रिलेटेड कुछ काम करने वाले व्यक्ति को आपको डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट कह सकते हैं। एंड इवन शी वाज द लीडर ऑफ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ जो वर्मा में जो ये नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी लीडर हुआ करती थी। जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये सारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो लीडर होते हैं, वैसे ही ये महारानी इस पॉलिटिकल पार्टी की एक बहुत अच्छी लीडर हुआ करती थी। इवन आफ्टर एक्टिविटी के फील्ड में, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं, जिसका पहला नाम होता है रैफ्टो प्राइज ही वाज वॉन एंड इवन सैखरोव प्राइज फॉर हिज फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1909। 1990 में इस मोहतरमा को 2 प्राइज मिले, एक रैफ्टो और एक ये वाला प्राइज दोनों को मिला। ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, नोबेल पीस प्राइज इस मोहतरमा ऑंग सान सू की को 1991 में पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। The acceptance speech given here was
delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris। अब बताया जा रहा है कि ये जो प्राइज मिली थी, नोबेल प्राइज, मैडम को जो नोबेल प्राइज मिली थी, इसी प्राइज को एक्सेप्ट करने के लिए एक मंच तैयार किया गया था, एक मीटिंग तैयार की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उस मीटिंग में ऑंग सान सू की किसी कारणवश से उपस्थित नहीं हो पाई थी, और इनके जगह पर इनके बेटे, क्या नाम है, अलेक्जेंडर एरिस। अलेक्जेंडर एरिस जो आप देख रहे हैं, ये इनका बेटा है, बात समझ रहे हैं ना मेरा, ये है आंग सान सू की और इनका पुत्र है ये अलेक्जेंडर। इनके बिहाफ में ये अलेक्जेंडर एरिस उस मंच पे जाता है और अपनी माँ के बदले में वो नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करता है, और इन्हीं के बदले में ये महाशय अलेक्जेंडर एरिस कुछ स्पीच भी देते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये जो मोहतरमा है ये उतने बड़े अवार्ड फंक्शन में अनुपस्थित क्यों हो गई? तो सोच रहे होंगे कि तबीयत खराब होगी या फिर कहीं चली गई होंगी, ऐसा नहीं। ये मोहतरमा उस समय जेल में बंद थी, बर्मा के जेल में बंद थी, इसीलिए वो अवार्ड फंक्शन में नहीं आ सकी। इनके बदले में इनका बेटा उस अवार्ड फंक्शन में नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करने आता है इन द बिहाफ ऑफ हर मदर। ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इज ऑल्सो, बताया जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के ओकेजन के दिन क्या हुआ, जरा इसको इरेज कर ले, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। बताया जा रहा है यहाँ से, the acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize is also December 10, 1991। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि अलेक्जेंडर एरिस जो आंग सान सू की का पुत्र था, वो उस ओकेजन पे उस अवार्ड को रिसीव करने आता है जो ओल्सो नामक जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड ऑन 10th of December in 1991 को ये प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था। मतलब उस दिन अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम थी जिसमें आंग सान सू की को वो रिवॉर्ड देना। बात समझ गए? राइटर को आपने पढ़ लिया, राइटर को आपने जान लिया। अब चलते हैं लेसन में अंदर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है माय डियर, आप देख भी पा रहे हैं। इस लेसन में आप इनसे ध्यान रखेंगे इस बात का कि ऑंग सान सू की अवार्ड फंक्शन में अनुपस्थित होती हैं और उनके जगह पे उनका पुत्र आता है उस अवार्ड फंक्शन को रिसीव करने, और उनके जगह पे आता भी है और उनके जगह पे स्पीच भी देता है। आंग सान सू की के जगह पर उसका बेटा स्पीच देता है और अपने स्पीच में वो लोगों को बताता है कि अगर मेरी माँ यहाँ अवार्ड फंक्शन में आती तो अपने स्पीच में क्या क्या बोलती। उसी बातों को अलेक्जेंडर एरिस भी लोगों को बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखेंगे। चलते हैं लेसन में अंदर में, यहाँ से आप शुरू करते हैं। योर मैजेस्टी, योर एक्सेलेंसी, ladies and gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prize, the Nobel Prize for Peace, because circumstances do not permit my mother to be here in person. I will do my best to convey the sentiments I wish to express. अब ये जो लाइन कहा गया है, ये पूरा का पूरा लाइन अलेक्जेंडर एरिस ने कहा है। उन्होंने कहा है, जहां बना मैजेस्टी, जहां बना मेरे बुजुर्गों, मेरे आकाओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये आयरिस साहब है, आई जो लिखा है वो अलेक्जेंडर आयरिस के लिए रेफर्ड किया गया है। और ये आयरिस साहब कह रहे हैं कि मैं आज आपके सामने मेरी माँ की अनुपस्थिति में या मेरी माँ की जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। द ग्रेटेस्ट प्राइज, द ग्रेटेस्ट डे इन द लाइफ ऑफ माय मदर आंग सान सू की, एंड ईच डे on that day my mother is receiving the world most
awarded prize, that is Nobel Peace Prize के। लेकिन आगे एरिस साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ की जगह पे मैं उनके प्राइज को एक्सेप्ट करने आया हूँ, और ऑब्वियसली मैं जब एक प्राइज को एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे कुछ स्पीच भी डिलीवर करना होगा। और ये साहब कहते हैं कि कुछ कारणों की वजह से, बिकॉज ऑफ सब सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट माई मदर, मतलब कुछ कारणों की वजह से मेरी माँ आज उस अवार्ड फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसका वो रीजन था कि उसकी माँ उस समय कहाँ थी? जेल में। जेल में थी, इसलिए उसकी माँ वहाँ पर नहीं आ सकी, और अपनी माँ के जगह पर वो अपनी बात को कन्वे करेंगे। कह रहे हैं कि आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स। कह रहे हैं आयरी साहब कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, वही जो मेरी माँ कहना चाहती थी वही मैं आपसे कहूँगा। बस मेरा जुबान होगा, मैं अपनी जुबान से, मेरी माँ जो सोचती थी वो मैं अपनी जुबान से अपने ऑडियंस को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख पा रहे हैं ना यहाँ से। फर्स्टली I know that she began by saying that she accepted the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma. She would also say that this prize belongs not to her but to all those men, women, children, and who even as I speak continue to sacrifice their life, sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democracy in Burma. अब वर्मा के बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब डेमोक्रेटिक वर्मा के लिए लोगों ने जो खून पसीना बहाया है, इससे पता चलता है कि वर्मा गुलाम था। जैसे हमारा इंडिया पहले गुलाम था, वैसे ही वर्मा भी गुलाम रहा होगा, और उसकी गुलामी को भगाने के लिए, हटाने के लिए लोगों ने जो मेहनत किया होगा, उसी की बात अब ये अलेक्जेंडर हैरिस कह रहे हैं सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरी माँ आती तो वो कैसे शुरुआत करती, स्पीच देना कैसे शुरुआत करती, वैसे ही वो शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं बाय सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम। अलेक्जेंडर आयरिस कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ आती तो वो स्टार्ट करती कैसे? वो कहती कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे सारे पीपुल के लिए है, पूरे वर्मा के लोगों के लिए वो प्राइज है। सुना, she would also say that the prize belongs not to her but to those men, women and children. बस वो जो नोबेल पीस प्राइज है वो केवल आन सान सूची के लिए नहीं है, वर्मा में रहने वाले हर एक इंसान के लिए है, वहाँ रहने वाले पुरुषों के लिए है, वहाँ रहने वाले महिलाओं के लिए है, इवन वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए भी वो नोबेल पीस प्राइज था। Then even I speak continue with Alexander, आगे आप अपनी बात को कहते हुए कहते हैं कि वो men, women and children जिन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाई किया, अपने लाइफ का बलिदान दिया, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, ड्रीमिंग के लिए, और अपनी फ्रीडम के पीछे दिन रात भागते रहे। परस्यूट मतलब पीछा करना, किसी बात को, किसी थिंग को पीछे करना है तो उसको बोलते हैं परस्यूट। अब ये जो अलेक्जेंडर हैरिस है वो कह रहे हैं कि वर्मा के सारे लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर वर्मा की आज़ादी के लिए हमेशा लड़ते रहे, अपना खून पसीना बहाया, और इसीलिए वो नोबेल पीस प्राइज केवल एक आदमी को बिलोंग नहीं करता है, पूरे वर्मा के लोगों को लिए बिलोंग करता है। और यही बात हैरिस लोगों को अपने स्पीच में समझा रहे हैं। Theirs is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. अब बताया जा रहा है कि ये जो प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, ये केवल सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये हर एक वर्मा के लोगों की जीत का नमूना है। हर एक वर्मा के लोगों ने जो अपनी मेहनत की है, उस मेहनत से जो जीत हासिल हुई है, उसी जीत का रिजल्ट है वो नोबेल पीस प्राइज। पता है विक्ट्री इन वर्मा's लॉन्ग स्ट्रगल, वर्मा के लोगों के द्वारा किया गया बहुत लंबा संघर्ष, इसके लिए शांति के लिए, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए।
इन 3 चीज़ों के लिए बर्मा के लोग बहुत स्ट्रगल किए, एट लास्ट उन्हें सफलता मिली और इसी के लिए आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि आंग सान सू की बर्मा के लोगों को लीड किया करती थी, वो लीडर हुआ करती थी, इसीलिए लीडर को प्राइज मिलता है नो। आपने सुना होगा अमेरिका में गोरे और काले का बहुत भेद होता है, सुना है? गोरे और काले का बहुत भेद होता है, काले लोगों का यहाँ इंसल्ट किया जाता है। अब किया जाता है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने लेसन पढ़ाया है 10th CBSE में, वो था लेसन का नाम मेरे को रिमेम्बर नहीं है, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड लेसन है। नेल्सन मंडेला जो अमेरिका के कितने नंबर पे ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उसके पहले काले लोगों का बहुत भेदभाव हुआ करता था अमेरिका में, है ना? वही चीज़ शायद बर्मा में भी है। काले लोगों को लेकर अशांति होती है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, उनका कोई संविधान नहीं है, और इसीलिए बर्मा के लोग इसमें आवाज़ उठाते हैं, और जब उठाते हैं उनकी जीत हो जाती है एक लंबे स्ट्रगल के बाद, तब उसके लिए आंग सान सू की मैडम को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। अब आप यहाँ पर रहेंगे, स्पीकिंग एज हर सन, हाउ आई वुड ऐड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट by her own dedication and personal sacrifices she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all people of Burma may be recognized। अब बताया जा रहा है, अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि उनकी सन के रूप में, उनके पुत्र के रूप में हमें बोलते हुए इस बात का बहुत घमंड हो रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि आई वुड ऐड दैट आई पर्सनली बिलीव। ये आयरिस साहब कह रहे हैं कि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली इस बात का पूरा विश्वास था कि बर्मा के लोगों का जो डेडिकेशन था, डेडिकेशन समझते हैं, किसी काम को करने की दृढ़ निश्चय जो होती है उसी को डेडिकेशन कहते हैं। अब ये आयरिस साहब कह रहे हैं कि बर्मा के लोगों के डेडिकेशन को देखकर मुझे ऐसा पर्सनली विश्वास था कि उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एंड ही विल बी एबल टू विन द पीस, फ्रीडम एंड इवन द डेमोक्रेसी, एंड आफ्टर इट वाज बिकम अ वर्दी सिंबल फॉर द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल। मतलब एक दिन ये बर्मा के लोगों का स्ट्रगल एक चिन्ह बनकर लोगों के सामने आएगा और उनकी दुख भरी पीड़ा को सुनाएगा। मतलब वो जो क्या बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज था, उसको जब भी लोग देखेंगे तो उनको याद आएगा कि वो पीस प्राइज हमें क्यों मिली थी, और तब उस पीस को देखकर अपने दुख को, अपनी पीड़ा को पूरे बर्मा वाले याद करेंगे। पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज्ड। अब आपने कहा कि अलेक्जेंडर एरिस उस नोबेल पीस प्राइज को दिखाते हुए, दर्शाते हुए लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि बर्मा के रहने वाले लोगों की पहचान है वो नोबेल पीस प्राइज, जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी माँ के बिहाफ में, वो नोबेल पीस प्राइज बर्मा के लोगों की पहचान बनेगी। एंड नो वन must underestimate that the plight of those in the countryside and towns living in poverty and exclusions, those in prison, battered and tortured, and the plight of the young people and the hope of Burma, dying of malaria in the jungle in which they have refrained, that of the Buddhist monk, beaten and dishonored। अब ये बताया जाना है कि the plight of Burma is cannot be underestimated here। कि बर्मा के लोगों के दुख को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारा दुख झेला है। इवन वो कैसे कैसे दुख झेले हैं बर्मा के लोग, तो बताया जाए कि वैसे लोग
जो बर्मा के गांवों में रहते थे, शहरों में रहते थे, जो गरीबी में जीते थे, इवन जो जेल में थे, इवन जो बैटल में थे, सारे लोग बर्मा में रहने वाले each and every people has to face a difficult situation and condition in everyday life. चाहे वो लोग कहीं भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जेल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनको दुख का सामना करना पड़ता था। इसीलिए अलेक्जेंडर बताते हैं कि वर्मा के लोगों के दुख को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, उनके दुख को कम नहीं आंका जा सकता है। द होप ऑफ वर्मा डाइंग ऑफ मलेरिया बताया जा रहा है, ये सारे लोग वर्मा में रहने वाले लोग जब दुखों से पीड़ित थे, तो उनको इस बात का उम्मीद था, उनको इस बात की आशा थी, one day the whole jungle of the Burma can be died by the name of malaria and had fled away. जब मलेरिया नामक बीमारी जंगल की आग की तरह बर्मा में फैलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? They have fled, भाग जाएंगे। But that of the Buddhist monks, मतलब बौद्ध जो धर्म होता है, बौद्ध धर्म के प्रचारक को मॉन्क के नाम से जानते हैं। अब बताया जा रहा है कि वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क को पीटा भी जाता था। Here you can see, उनको पीटा भी जाता था, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, उनकी बेइज्जती की जाती थी। Even nor should we forget the man is senior and highly respected leader beside my mother, who all are incarcerated. It is on their behalf that I thank you for my heart from this supreme honor. The Burmese people can today hold their head a little higher in the knowledge that in the far distance land their suffering has been heard and heeded. अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा कि not the single people of Burma but all the people who used to live in Burma, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उन लोगों ने क्या किया? कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने दुख को धीरे धीरे भुला दिया। उसमें कुछ सीनियर सिटीजन थे, कुछ हाईली रिस्पेक्टेड पीपल थे, कोई हाईली रिस्पेक्टेड लीडर थे, और उन सब के साथ साथ अलेक्जेंडर एरिस की माँ भी थी उसमें। एंड इवन इट इज ऑन देयर बिहाफ। और बताते हैं अलेक्जेंडर एरिस कि इन सब के अनुपस्थिति में उनकी जगह पे मैं अलेक्जेंडर एरिस थैंकफुल हूँ। किसका? हार्ट ऑफ द सुप्रीम ऑनर, अपनी माँ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैं आज उनकी जगह उनके नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट करने आया हूँ। इस सुप्रीम ऑनर को वो बताते हैं। The Burmese people can today hold their heads a little higher. अब ये बर्मीज मतलब बर्मा में रहने वाले लोग को बर्मीज कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन कहते हैं। अलेक्जेंडर एरिस साहब कह रहे हैं कि बर्मा के रहने वाले लोग आज अपने सिर को ऊंचा कर पाएंगे, गर्व से ऊंचा रख पाएंगे, है ना। जब नोबेल पीस प्राइज आज एक्सेप्ट हो रही है तो बर्मा के लोग अपने हेड को थोड़ा ऊंचा रख पाएंगे गर्व से। इवन इन द नॉलेज दैट इज फार डिस्टेंस एंड लैंड दे आर सफरिंग फ्रॉम बीइंग हार्ड हीडेड। इवन उस नॉलेज से जिसके बिना आज तक बर्मा अछूता था, अब वर्मा के पास नॉलेज भी है, डिस्टेंस भी है, क्वालिटी भी है। अब वो किसी भी बात से सफरिंग नहीं है, किसी भी बात से पीड़ित नहीं है। गेटिंग? अब आगे पढ़ते हैं नीचे पैराग्राफ में। उसके पहले कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए और ट्रू फॉल्स है, शायद ट्रू फॉल्स करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्लियर करते चलेंगे। बी 1.1 में लिखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। पहला नंबर एक्सेप्टेंस स्पीच वर्ड डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10, 1991। आप बताइए, आपने ऊपर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था
कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आ गए कि नहीं? बताइए ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बोलेंगे फॉल्स है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बोलेंगे ट्रू है। क्योंकि ये सही है, 1991 सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। वहाँ आप देखेंगे ऊपर में जाएंगे तो लिखेगा दिसंबर, क्या लिखेगा? दिसंबर। दिखा दूँ क्या? नहीं, आपके पास बुक है ऑलरेडी, आप देख लीजिए। देख लिया? ये मतलब पहला नंबर आप जो यहाँ पे बात है वो फॉल्स है। क्लियर? दूसरा नंबर, ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच। एकदम ट्रू है, ऑल्सो में हुआ था और ये अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा स्पीच बनाई गई थी, बिल्कुल ट्रू है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर ऑफ आंग सान सू की। बताइए आंग सान सू की का भाई था या सन था? तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब आपका ये भी वाला फॉल्स हो गया, ये वाला हो गया ट्रू और ये वाला हो गया फॉल्स। और फिर से अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। यस ट्रू। वो फॉल्स पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। आगे का पैराग्राफ हमें क्या कहता है, क्या समझाता है, उसको पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आंसर और भी दिया है, ब्रीफ शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर भी बताते ही चलते हैं, फिर बाद में बताना ही पड़ता है। पहला नंबर बी 1.2 में देख रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। वेरी ब्रीफली। पहला नंबर, व्हाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अब उन्होंने, एरिस साहब ने कहा कि उनकी माँ जेल में, हमने ये बात बताया पर्सनली। उन्होंने बताया कि किसी कारण से, उन्होंने लिखा था सम सर्कमस्टेंसेस डू नॉट अलाउ हर टू टेक और कम इन द अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम। बताया था ना? तो आप लिखेंगे अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज द circumstances do not allow her. ओके, अब यहाँ दूसरा, Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? 1991 में किसे अवार्ड किया गया था? तो आप कहेंगे आंग सान सू की। तीसरा नंबर, Who were encouraged in the struggle for peace, freedom and, मतलब आपने पढ़ा था अभी इसके ऊपर में, कुछ हाईली रिस्पेक्टेड लीडर थे, कुछ रिस्पेक्टेड पीपल थे, इवन आंग सान सू की थी, वो सारे ने मिलकर इस पे काम किया। क्लियर है या नहीं? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में है, दूसरा पैराग्राफ आ गया है और यहाँ पे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? We must also remember that the lovely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of much large struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjects. अब यहाँ बता रहे हैं एरिस साहब, कौन बता रहे हैं? एरिस साहब। We must also remember, हमें जरूर याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? That the only struggle, मतलब एक सिंगल आदमी का संघर्ष, एक अकेला आदमी का संघर्ष कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। आपने कभी सुना होगा कि दांडी मार्च पे गांधी जी अकेले ही चल पड़े थे। अंग्रेजों ने जब नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी जी दांडी मार्च पे अकेले ही चल पड़े थे, उनके साथ कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनके साथ पूरा भारत पीछे खड़ा हो गया था। तो शुरुआत अकेले ही करना पड़ता है। यही बात अलेक्जेंडर साहब कह रहे हैं कि दैट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। A lonely people struggle taking place in the heavily guarded compound in Rangoon। मतलब एक सिंगल आदमी जो अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाता है उस रंगून नामक जगह पर, उसके पीछे बहुत सारे गार्ड होते हैं, बहुत सारे लोग, उनका फॉलोअर्स होता है। एंड इवन it becomes the largest struggle for people। आप समझ रहे हैं? वो आदमी जो अकेले चलता है वो आने वाले जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। जैसे हम आप गांधी जी से इंस्पायर होते हैं, बोलते हैं कि वो दांडी मार्च पे अकेले ही चल पड़े थे और उनका देख कर पूरी भारत उनके पीछे चल पड़ी थी। तो चलना तो अकेले ही पड़ता है,
कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी फील्ड में। चलिए, यही बात हैरिस साहब कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फॉर द मोर इमेंसी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ द पॉलिटिकल टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। अब बताते हैं कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इमेंसिपेशन जो होता है, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, मतलब उनका आत्मा की जो आवाज़ सुन पाता है, जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को, अपनी आत्मा को अंजाम देता है, वो बताया जाता है साइकोलॉजिकली सब्जेक्शन होता है। उस पर मेंटली किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है, वो खुद का डिसीजन खुद से ले पाता है। आगे लिखे हैं, द प्राइज आई फील श्योर is also intended to honor all those engaged in the struggle wherever they may be. It is not without reason that today's event is also fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. अब बता रहे हैं कि वो प्राइज, कौन सा? नोबेल पीस प्राइज, जिसे मैं आज फील कर रहा हूँ, आई फील श्योर, उसे मैं फील कर रहा हूँ। फील तो इमोशन को फीलिंग करते हैं। सोचिए, जब नोबेल पीस प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड में और जब हाथों में आ जाता है तो कैसा इमोशन आता होगा, कैसा फीलिंग आता होगा। उसी फीलिंग को ये हैरिस अब हम सबसे शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई फील श्योर ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑफ दोज। जब मैंने उस नोबेल पीस प्राइज को अपने हाथों में लिया तो मुझे एक गर्व की अनुभूति हुई, एक प्राउडनेस की अनुभूति हुई। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। किससे चौड़ा हो गया? गर्व से चौड़ा हो गया। और उन्हें इस बात की याद आने लगी, उन सारे लोगों को जो इस फ्रीडम में इंगेज थे और उन्होंने इसमें अपनी जान देकर भी संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। एंड इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टुडेज इवेंट इज आल्सो फॉल ऑन द इंटरनेशनल। अब ये कहते हैं कि इट इज नॉट विदाउट रीजन। ये जो ओल्सो नामक जगह पर जो अवार्ड फंक्शन का प्रोग्राम चल रहा है, वो इसके पीछे बिना रीजन का कोई नहीं है। कहते हैं कि इसके पीछे भी रीजन है। इट इज नॉट विदाउट रीजन, मतलब ये जो प्रोग्राम, अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम चल रही है, उसके भी पीछे रीजन है कि वो फंक्शन प्रोग्राम क्यों चल रहा है। वो प्रोग्राम बर्मा के लोगों पर अपना प्रतिछाप छोड़ने के लिए, प्रभाव छोड़ने के लिए वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो बताता है इट वाज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू द वर्ल्ड। कहते हैं कि 1991 को बर्मा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को 10 दिसंबर 1991 को बर्मा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में पूरे साल पूरी वर्ल्ड में मनाया जाएगा। इवन आफ्टर मिस्टर चेयरमैन। अब ये जो अलेक्जेंडर आयरिश साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं? मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कमिटी हैज applauded the choice of your committee just a few days ago. The United Nations passed a unanimous and a historical resolution welcoming Secretary General James Powell's issued a statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeal for my mother's early release from detention. अब इस पैराग्राफ में अलेक्जेंडर आयरिश चेयरमैन से कह रहे हैं, चेयरमैन मतलब जिस जो अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया होगा, दैट मैन इज नोन एज चेयरमैन। और उसको कह रहे हैं कि द होल इंटरनेशनल कमिटी, मतलब पूरी जो इंटरनेशनल कमेटी है, पूरी की पूरी इंटरनेशनल कमेटी इस चेयरमैन के लिए अपलॉड कर रहे हैं। अपलॉड मतलब ताली बजाना, प्रशंसा में तारीफ में ताली बजाना, अपलॉड कर रहे हैं। इस चेयरमैन की तारीफ की जा रही है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, पूरी कमेटी की प्रशंसा की जा रही है। जस्ट अ फ्यू डेज। लेकिन फिर वो बता रहे हैं कि जस्ट कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने एक यूनिमेशन पास किया था, एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन पास किया था, जिसका सेक्रेटरी ऑफ जनरल ने वेलकम किया था, स्वागत किया था। क्या पास किया था? यूनाइटेड नेशन ने यूनिमेशन नाम की एक रूल पास की थी। उस रूल को
जनरल सेक्रेटरी ने वेलकम किया था और उस समय उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जेवियर परवेज नाम के इंसान। ये पूरा नाम है उनका, जेवियर परवेज। डिस्यूलर्स स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड। जब उन्होंने उस कानून की स्वागत किया था, यहाँ बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है, दिस वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस अवार्ड एंड एंडोर्सिंग हिज पेपर। उनका जो अवार्ड फंक्शनिंग था, कहाँ गया, नैतिकता थी, वो भी आज उनकी माँ के इस अवार्ड फंक्शन में काम आ रही है। किनके माँ के? अलेक्जेंडर हैरिस की माँ। यहाँ लिख रहा है यह मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन। रिलीज यहाँ देख लीजिए फिर से लिखा हुआ है, मतलब माँ उनकी जेल में है और उनको रिलीज करने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? ये इंसान जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जेवियर परवेज डिसॉलर, ये साहब इनकी माँ को जेल से रिलीज करेंगे। आगे पढ़ते हैं। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर, सॉरी here I am. Let it never be said by future generation that different cynicism of selfishness made us fail to live up to the ideals of humanity which the Nobel Peace Prize encapsulate। कह रहे हैं कि मत होने दो आने वाले जनरेशन को, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये मत बोलने दो, मत करने दो। क्या करना है? नहीं दो, ये करने नहीं दो। इंडिफरेंसेस मतलब बर्मा के लोगों में जो अंतर पैदा थी, गोरे काले का भेदभाव था, उन सारे डिफरेंसेस को मिटा दीजिए, स्वार्थीपन को मिटा दीजिए। एंड देन इट बिकम्स द आइडियल ह्यूमैनिज्म। आदर्श इंसानवाद, आदर्श मानवता का परिचय दीजिए हमारे आने वाले जनरेशन को। एंड देन विच द नोबेल पीस प्राइज इन कैप्सूल, जिसके लिए आप नोबेल पीस प्राइज हमारी माँ को दे रहे हैं, वो व्यवस्था हमारे देश में, हमारे बर्मा में लागू होना चाहिए और हमारे पूरे आने वाले जनरेशन को एक कैप्सूल के तौर पर देना चाहिए। कैप्सूल मतलब समझते हैं ना, दवा होती है कैप्सूल, बहुत सारी चीज़ को मिलाकर छोटा कैप्सूल बना देते हैं, वही। I have already teach you from here. From here I have to teach. Late the starving of us all proved Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. अब ये अलेक्जेंडर हैरिस साहब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कहे गए वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों के बारे में कहने दीजिए who used to get starved in their older days, early days। स्टार्व मतलब भुखमरी की जगह। गरीबी कभी कभी इतनी प्रचंड मात्रा में हमारे देश में या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ जाती है कि लोग वहाँ भुखमरी का शिकार हो जाते हैं और मरने लगते हैं। उसी बात को ये साहब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कह रहे हैं और इनकी बात को अलेक्जेंडर अपनी बातों में, अपनी स्पीच में जगह दे दी है और कहा है इट हैज़ बीन द करेक्ट रिलेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless। अब ये मार्टिन लूथर किंग साहब के शब्द में कह रहे हैं, उन्होंने कही ये जो ही है ये मार्टिन किंग के लिए ही रेफर्ड है और उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी मानवता बहुत दिनों तक लंबा जाता है। कब? जब आकाश में तारे नहीं होते। आपने ऑब्जर्व किया होगा ठंडी की रात, दिसंबर वाली या जनवरी वाली रात जो आपने पूस की रात पड़ी थी, उसमें बहुत जब ठंड होती है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं लेकिन बहुत कम नज़र आते हैं और वो रातें बहुत लंबी होती हैं, ठंड वाली रात। वही बात ये मार्टिन साहब कह रहे हैं कि स्टारलेस मतलब आकाश में कोई स्टार नहीं है और ऐसा रात
जिसमें स्टार नहीं दिखता है, वो रातें बहुत लंबी हो जाती है। इन अकॉर्डेंस टू द रेकिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये रातें जो है ये इंसान के जीवन पे आधारित मार्टिन साहब ने कहा है। अब आगे के पॉइंट्स में क्या कहते हैं अलेक्जेंडर साहब, जरा देख लें। यहाँ मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड लेट अ न्यू एज डाउन। थैंक यू। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस अपनी स्पीच को स्टॉप करेंगे। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं मोर प्रीशियस देन डायमंड सिल्वर और गोल्ड, मतलब इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती धरोहर है हम इंसान की। किससे भी, डायमंड से भी कीमती, सिल्वर से भी कीमती और गोल्ड से भी कीमती क्या है? ह्यूमैनिटी दैट रन्स ओवर द ग्लोब। और कहते हैं लेट अ न्यू एज डाउन, अब हमारे वर्मा के लोगों को एक नया जीवन जीने दीजिए। मतलब जिस गुलामी से, जिस अशांति से वे लोग गुजर रहे थे, उस अशांति और गुलामी का अब देहांत हो चुका है, डेड हो चुकी है। अब एक नए एज की शुरुआत करेंगे। और इतना कहकर वो थैंक यू बोलते हैं और अपने स्पीच को रोक देते हैं। मतलब अवार्ड फंक्शनिंग स्पीच अब फिनिश हो गई है और लेसन भी शायद फिनिश हो गया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड पर दिख रहा है, उस क्वेश्चन आंसर को भी डील कर लें। देख पा रहे हैं बी 2.1 में कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस द बेसिस ऑफ योर लेसन, फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना पड़ेगा मुझे लेसन में जाकर, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। लेसन में जाकर ढूंढना पड़ेगा, आप लोग ढूंढने की कोशिश करिएगा। वैसे भी आप लोग ढूंढे या ना ढूंढे, मुझे तो बाद में उसका क्वेश्चन आंसर देना ही पड़ता है, एज ए PDF आपको भेजा जाता है। सेकेंड नंबर है मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ डैश। ये भी लाइन हमने पढ़ा था एक पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ में जाकर आप वहाँ से आंसर देखेंगे। थर्ड नंबर लेट और न्यू डैश डाउन, ये तो यहीं पे लास्ट पैराग्राफ में जब ये वाला है लेट और न्यू एज डाउन, मतलब थर्ड नंबर में यहाँ पे आप यहाँ पे डाउन भरेंगे। क्या भरेंगे? यहाँ पे आप क्वेश्चन है डाउन, थर्ड नंबर। अब आते हैं B 2.2 में, और B 2.2 क्या कह रहा है? B 2.2 में कुछ क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट ब्रीफली है। व्हाई हैज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस चेयरमैन की प्रशंसा क्यों कर रहा था। ये बात हमने आपको बताया था, आप आंसर उसका लिख लेंगे। व्हाट इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? क्या है? ह्यूमैनिटी। डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी प्रेशियस कीमती कौन है? ह्यूमैनिटी। अब आगे आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे, ये सब ग्लॉसरीज है जो आपको लर्न करने होते हैं। हाँ, एक आपको लर्न मुझे उम्मीद है आप याद भी करेंगे। लॉन्ग आंसर है C.1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला नंबर, एंड नो वन मस्ट अंडरएस्टिमेट दैट प्लाइट विच प्लाइट इज एरिस रेफरिंग टू एक्सप्लेन। अब कह रहे हैं कि एरिस ने किस प्लाइट की बात की थी, मानवता के किस दुख की बात की थी, कि उनको अशांति थी, उनको फ्रीडम नहीं था, और उस फ्रीडम और अशांति से जो दुखी थे वर्मा के लोग, उसी दुख की बात एरिस अलेक्जेंडर ने किया था। उसको आप अपने वर्ड में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सेकेंड नंबर, पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। डू यू एग्री? गिव योर ओन ओपिनियन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए आवश्यक है। अगर है तो आप उसका रीजन दीजिए क्यों आवश्यक है।
एकदम ऑब्वियसली ये हमारे जीवन का बेसिक नीड है। हमारे पास शांति रहे नहीं रहेगा, हम अशांत रहेंगे। हमारे पास स्वतंत्रता नहीं रहेंगे, हम गुलाम रहेंगे। हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा, हम दूसरे के अधिकार से चलेंगे। तो ये हमारा बेसिक नीड है, हमारे पास होना चाहिए। आप इसका आंसर बनाएंगे यस आई एम अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, और इसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू ऑंग सान सू की बट ऑल्सो टू ऑल मेन वुमेन चिल्ड्रन ऑफ बर्मा। व्हाई डज हैरिस से सो? हैरिस ने ऐसा क्यों कहा? हैरिस ने कहा कि ये नोबेल पीस प्राइज केवल उनकी माँ से रिलेटेड नहीं है, बर्मा के हर एक लोग से रिलेटेड है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि सारे बर्मा के लोगों ने वहाँ की शांति बनाए रखने के लिए, वहाँ फ्रीडम को पाए रखने के लिए सब लोगों ने संघर्ष किया था इसमें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख पाएंगे द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। व्हाई डज हैरिस क्लेम सो? डू यू एग्री विद मी? अब हैरिस ने क्या कहा था कि ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो सुंदरता है, भाईचारे की आपस में जो भाईचारा होती है उसकी जो सुंदरता है वो किसी भी कीमती पत्थर से, किसी भी कीमती तत्व से कीमती है। मतलब डायमंड सिल्वर गोल्ड से भी कीमती क्या है? ये ब्रदरहुड है। इस बात से अगर आप अग्री कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा यस आई एम अग्री विद द स्टेटमेंट दैट हैरिस क्लेम। लॉन्ग प्रोसेस में मतलब 50, 60, 70 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा, वैसे आपको भेजा तो जाता ही आंसर। लेसन फिनिश हो गया माय डियर, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, फिर मिलेंगे। गुड बाय।